नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया की इस खास पेशकश में जिसका नाम है हेल्थ फर्स्ट। आज हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर को लेकर। कैंसर जो कि एक गंभीर बीमारी है। पहले ये लाइलाज बीमारी समझ में आती थी, लेकिन अब इसका इलाज मुमकिन है। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्तन कैंसर को लेकर, क्योंकि ग्लोबोकेन 2018 के अनुसार महिलाओं में होने वाली सबसे ज्यादा कैंसरों में सबसे पहले नंबर पर आता है स्तन कैंसर। लेकिन हम आज एक माइकल डगलस का वाक्य कहना चाहेंगे। कैंसर मुझे मेरे घुटनों पर नहीं लाया, बल्कि इसने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया। लेकिन इसी जज्बे के लिए हमें ज़रूरत है एक खास ऐसे लोगों की जो हमें चरण चरण पर हमारा हौसला अफजाई कर सकें। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो डॉक्टर्स। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर उमेश खंडेलवाल, MD DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी, UM कैंसर हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुकेश चौधरी, आप MBBS MD DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी, UM कैंसर हॉस्पिटल। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपसे मेरा सवाल रहने वाला है कि स्तन कैंसर के विकास के जोखिम के कारक क्या हैं? ब्रेस्ट कैंसर, जैसे आपने बताया कि महिलाओं में सबसे मुख्य कैंसर है। इसके मुख्य कारणों में सबसे पहला तो एज है। उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। लेकिन इन दिनों पिछले 10 सालों में हमने देखा कि ये कम उम्र की महिलाओं में भी देखा गया है। तो उसका मुख्य कारण है कि ये नॉन टोबैको नॉन अल्कोहल रिलेटेड कैंसर्स बढ़ गए हैं। जीवन शैली में बदलाव आ गया है। हमारे खान पान की चीज़ें बहुत संतुलित नहीं हैं। पेस्टिसाइड का यूज़, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़, बैठे बैठे काम करना, ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ने लगी है। खान पान में हम देखें तो जंक फूड ज़्यादा आ गया है। तो मोटापा बढ़ना और एक्सरसाइज का कम होना मुख्य कारण है। और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ होने के कारण भी ये कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। जो मुख्य कारण है फीमेल के अंदर, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के एक्सपोजर ज़्यादा होने के कारण होता है। जैसा कि शादी लेट होना, कम बच्चे होना, या फिर स्तनपान नहीं कराना, या फिर जो मीनार्की होता है, मतलब मासिक प्रवृत्ति होती है, वो चालू होने में लेट होना, या मेनोपॉज लेट होना। अर्ली मीनार्की एंड लेट मेनोपॉज के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि जीवन शैली में बदलाव एक प्रमुख वजह है। आपसे जानना चाहूंगी कि स्तन कैंसर का निदान कैसे किया जा सकता है? निदान के लिए हमें सबसे पहले ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने होते हैं। पेशेंट्स के दोनों ब्रेस्ट करने होते हैं, जिधर ब्रेस्ट कैंसर लग रहा है उधर भी, और जिधर नॉर्मल ब्रेस्ट है उधर भी, दोनों को एग्जामिनेशन करना होता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आगे इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या जाँचें करवानी चाहिए। उसमें मेमोग्राफी होती है ब्रेस्ट की, बायोलेटरल मेमोग्राफी होती है, फिर ब्रेस्ट की सोनोग्राफी होती है। उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर हमें कोई FNAC या बायोप्सी की नीड है या नहीं है। ज़रूरत होती है तो FNAC बायोप्सी कराई जाती है। और फिर इन इन्वेस्टिगेशंस के आधार पे हम आगे के निदान के लिए CT स्कैन, PET स्कैन आदि किए जाते हैं। अमूमन देखा जाता है कि कैंसर का पता, या कह लीजिए स्तन कैंसर का पता, अंतिम चरण में लगता है। तो मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताइए कि स्तन कैंसर के सामान्य लक्षण क्या है, जिससे हर महिला इसे शुरुआती चरण में ही पहचान सके। इसका लेट स्टेज में पता लगने का मुख्य कारण है अनअवेयरनेस। बेसिकली जागरूकता नहीं है हमारे देश के महिलाओं के अंदर। उसको पता करने का सबसे मेन तरीका है कि अगर किसी तरह की भी गांठ आपको स्तन में या बगल में महसूस हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। देखा गया है कि कैंसर की गांठ 2 प्रकार की होती है। वो बिनाइन भी हो सकती है, मतलब कैंसर की नहीं होगी, वो ज़्यादातर महिलाओं में मिलती है। और जो गांठ कैंसर की होगी उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे तो पत्थर या लकड़ी की समान होगी। तो वो हार्ड अगर गांठ है और वो दर्द रहित है, दर्द नहीं हो रहा है उसमें, तो उसके कैंसर के होने का चांसेस ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण लक्षण बताए कि किस तरह से आप फ़र्क कर सकते हैं गांठ में भी, कि क्या ये सामान्य गांठ है या फिर स्तन कैंसर की गांठ हो सकती है। आपसे मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है कि महिलाओं को स्वयं कितनी बार स्तन का परीक्षण करना चाहिए, और इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए उन्हें खास तौर पर? महिलाओं को स्वयं के दोनों स्तनों की जाँच हर महीने एक बार करनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी एग्जामिनेशन करें, ब्रेस्ट की जांच करें खुद के, तो कम से कम 5 मिनट का समय निकालें। यूजुअली ये टाइम पीरियड्स के बाद का टाइम होगा, माहवारी के बाद का टाइम होगा।
क्योंकि उस टाइम हमारे स्तन सॉफ्ट रहते हैं और उस हमें जो एग्जामिनेशन करना है ब्रेस्ट का वो फिंगर्स के सॉफ्ट पार्ट से करना है, ताकि हम उसको कोई भी गठान हो, सॉफ्ट हो या हार्ड हो, वो आराम से पालपेट कर सके, फील कर सके। और महीने में एक बार करना है। ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर उमेश खंडेलवाल जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या जीवन शैली में कोई बदलाव है जिसे अपनाकर के हम कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं? जरूर, जीवन शैली में बदलाव से हम केवल स्तन कैंसर ही नहीं, सारे कैंसर के रिस्क को घटा सकते हैं। अदर डिजीजेज लाइक डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, इनको भी रिस्क को कम कर सकते हैं। अब बदलाव हमको क्या करना है? खान पान में बदलाव करना है और अपनी डेली रूटीन में बदलाव करना है। खान पान में बदलाव मतलब हुआ कि कम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए, फल और सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए अपने खान पान में। और जो डेली रूटीन में बदलाव करना है, शरीर को टाइम देना है। टाइम देने का मतलब एक्सरसाइज, वॉक, ये ज़रूर करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि शरीर को टाइम देना है, क्योंकि अभी जिस तरह से भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम समय नहीं निकाल पाते। डॉक्टर मुकेश, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मैमोग्राफ जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे थे, तो मैमोग्राफ कराना शुरू करने के लिए एक अनुशंसित उम्र क्या है? विभिन्न संस्था द्वारा विभिन्न टाइमलाइंस दे रखी है, पर जो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं 40 साल के बाद हर औरत को, और रिस्क फैक्टर है या नहीं है उसको 40 साल के बाद साल में एक बार मेमोग्राफी करानी चाहिए। और जो हाई रिस्क वुमेन्स है, जिनके फैमिली में हिस्ट्री है या ब्राका पॉजिटिव है, उन्हें अर्ली एज 25 से 30 साल की उम्र से मेमोग्राफी का टेस्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर मुकेश, मेरा आपसे प्रश्न है कि स्तन कैंसर के विभिन्न चरण क्या हैं और प्रत्येक चरण का इलाज हम कैसे कर सकते हैं? स्तन कैंसर की स्टेजेज, चरण जैसा आपने पूछा, 4 होती हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 का मतलब मोटे मोटे तौर पे हम आम पब्लिक के लिए देखें तो जो गांठ है वो केवल स्तन में है और कहीं नहीं फैली हुई, वो स्टेज 1 में आएगी। अगर वो गांठ थोड़ी बड़ी है, 5 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, तो वो स्टेज 2 में आएगी। अगर वो गांठ वहाँ से लिम्फेटिक्स के थ्रू बगल में चली गई है तो वो स्टेज 3 में आएगी। और अगर वो गांठ शरीर के किसी अन्य अंग में, जैसे लीवर में, फेफड़े में, हड्डी में कहीं चली गई है, तो वो स्टेज 4 होगा। तो इन सब चरणों का इलाज अलग अलग है। अलग अलग माने तो अगर हम उल्टा चालू करें, स्टेज 4 में सबसे पहले तो हमको बायोप्सी करनी ही पड़ेगी। बायोप्सी से हमको 2 चीज़ें पता लगती है, कैंसर का प्रकार और उसकी बायोलॉजी। उस दोनों के बाद में स्टेज 4 का ट्रीटमेंट तो कीमोथेरेपी है या टारगेटेड थेरेपी है। और स्टेज 1, 2, 3, 1, 2 के अंदर डायरेक्ट सर्जरी होती है और स्टेज 3 के अंदर पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, उसके बाद सर्जरी होती है, देन उसके बाद रेडियोथेरेपी दी जाती है। तो इस प्रकार से इलाज है और स्टेज 1, 2, 3 का अच्छा इलाज संभव है। स्टेज 4 में भी काफ़ी हद तक टारगेटेड थेरेपी एंड कीमोथेरेपी से हम अच्छा इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरा आपसे प्रश्न है कि स्तन कैंसर के जोखिम मूल्यांकन के लिए आनुवांशिक परीक्षण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और पारिवारिक इतिहास की भी क्या भूमिका है? अगर किसी को परिवार में कैंसर है तो क्या निश्चित तौर पर आपके भी कैंसर विकसित होता है? और साथ ही स्तन कैंसर विकसित होने की संभावना निर्धारित करने के लिए कोई नैदानिक या फिर आनुवांशिक परीक्षण भी इसमें है क्या? देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है औरतों में। उसमें से 70% कैंसर हमारी जीवन शैली से रिलेटेड है और 30% में 1/3 या 50% कैंसर्स का कोई कारण नहीं पता होता और 10 to 15% हमारे आनुवांशिक पदार्थों में उत्परिवर्तन की वजह से होता है। तो यह आनुवांशिक और कैंसर के में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर में काफ़ी हद तक होता है। इसमें ब्राका जीन करके ब्रेस्ट कैंसर में होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जीन होते हैं, TP53, P10, ये और जीन्स में उत्परिवर्तन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर फैमिली टू फैमिली रन करता है, होता है पारिवारिकली। तो इस जो घर के अंदर यदि किसी फीमेल्स को है और अर्ली एज में ब्रेस्ट कैंसर है या एक हाई रिस्क ब्रेस्ट कैंसर जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, यदि ऐसा किसी फीमेल में है और या फिर खुद पेशेंट में ही एक बार ओवेरियन कैंसर या ऐसा हो रखा है, उन सब फीमेल्स को अपना आनुवांशिक जांच करवानी चाहिए। उनकी जांच से यदि वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनके फैमिली में उनके क्लोज रिलेटिव्स की
वो आनुवंशिक जांच करवानी चाहिए। ये आनुवंशिक जांच ब्लड से, सलाइवा से और टिश्यू सैंपल से होती है। इसका नाम ब्राका टेस्ट होता है 1 और 2। इसका फ़ायदा ये होता है यदि ब्राका पॉजिटिव आता है तो फैमिली में वो या जिस औरत को पॉजिटिव है उसकी फैमिली में वो टेस्ट पॉजिटिव आने के चांस रहते हैं। और यदि किसी बिना कैंसर वाली औरत का ये टेस्ट होता है तो उसके 50 से 80% चांस है कि उसमें कैंसर हो सकता है। पर ये नहीं है कि यदि किसी ब्राका पॉजिटिव है तो उसको कैंसर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ 50 से 80% चांस होता है कि कैंसर हो सकता है। तो उसके लिए हमें पहले ही तैयार रहना है। उनकी पहले ही हमें मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, MRI ये जांचें करा के कोशिश करेंगे कि हम उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें और उनका तुरंत इलाज कर दें ताकि उनकी जान बचाई जा सके। बिल्कुल, आप दोनों ही स्तन कैंसर को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और आज हम चर्चा कर रहे हैं स्तन कैंसर को लेकर और हमारे साथ मौजूद है UM कैंसर हॉस्पिटल्स के डॉक्टर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमेश खंडेलवाल, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश चौधरी। सबसे पहले डॉक्टर मुकेश चौधरी जी, मेरा आपसे सवाल है, स्तन कैंसर जिस पर अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं, विभिन्न उपचार के विकल्प क्या है स्तन कैंसर को लेकर? स्तन कैंसर का तीनों पद्धतियों से इलाज होता है, सर्जिकल, मेडिकल एंड रेडिएशन। सर्जरी की बात करें तो स्तन कैंसर में 2 टाइप की सर्जरीज होती है मुख्य प्रकार से। एक होती है ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी एंड दूसरी होती है मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी। एक सर्जरी में केवल ब्रेस्ट की जो गठान होती है उसको निकाला जाता है, दूसरे में पूरे ब्रेस्ट को निकाला जाता है। ये डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट में ट्यूमर की साइज़ क्या है और कौन सा स्टेज का है। दोनों के रिजल्ट सेम हैं। हम दूसरी बात करें, दूसरी चिकित्सा जिसको हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हम डील करते हैं, उसमें 3 टाइप से थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। कीमोथेरेपी भी अलग अलग टाइप से होती है, हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में आजकल बहुत सारी न्यू एडवांसेज है जिसकी वजह से लाइफ सर्वाइवल काफ़ी बढ़ गया है और पेशेंट को डिजीज़ फ्री काफ़ी हद तक हम रख पाते हैं। और तीसरी रेडिएशन थेरेपी होती है। ये यूजुअली हम जब ट्यूमर एडवांस होता है, कीमो सर्जरी उसके बाद यूज़ करते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा पेन कहीं पे हो रहा है स्टेज 4 ट्यूमर में तो ब्रेन में और बोन्स में यूज़ करते हैं, जिससे पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर मुकेश, आपने चर्चा की कि क्या क्या हमारे पास विकल्प मौजूद हैं उपचार के। डॉक्टर उमेश, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में, क्योंकि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी जिक्र होता है, तो ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कैंसर रिलेटेड जो मिथ्स हैं उनको जानना। देखो, बेसिकली कैंसर रिलेटेड मिथ चालू ही वहाँ से होता है कि कैंसर का मतलब मृत्यु। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कैंसर हो गया यानी ये मृत्यु होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा डॉक्टर मुकेश ने बताया कि कैंसर की एडवांस थेरेपीज़ के कारण, एडवांस ट्रीटमेंट के कारण अभी कैंसर पे जीत संभव है और अर्ली डायग्नोसिस होगा कैंसर 1, 2, 3 स्टेज में तो पूर्णतः इलाज संभव है। और इवन स्टेज 4 में भी कैंसर का इलाज संभव है, हालांकि उससे निजात नहीं मिल सकती, लेकिन पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ सकता है और बहुत अच्छा बढ़ सकता है। दूसरा मिथ जो है सबसे बड़ा कि कैंसर की गांठ को छेड़ना नहीं चाहिए, जो बायोप्सी का मिथ है वो बहुत बड़ा मिथ है। जिस गांठ को छेड़ना नहीं है वो हमको पता है, जैसा कि पित्त की थैली की गांठ है, पैंक्रियास गांठ है, किडनी की गांठ है, अंडाशय की गांठ है। इन गांठ में अगर हम CT स्कैन कराते हैं और वो उस ऑर्गन तक सीमित है गांठ, तो हम उसकी बायोप्सी नहीं करते, हम खुद ही बायोप्सी नहीं करते। वो क्राइम है अगर आपने बायोप्सी की, क्योंकि हम डायरेक्ट सर्जरी करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि स्तन कैंसर की चर्चा कर रहे हैं हम, उसमें बिना बायोप्सी के हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये कैंसर की गांठ है या बिनाइन है, पहला बात। दूसरी बात, ये भी नहीं पता लगा सकते कि ये कौन सी बायोलॉजी की है। मतलब अभी जो कि डॉक्टर मुकेश ने बताया, अभी टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, वो टारगेटेड थेरेपी ये डिसाइड करती है कि कौन सी थेरेपी हमको देनी है जिससे पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ सके और क्योर बढ़ सके। तो वो उसकी बायोलॉजी के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे और बायोप्सी कर पाएंगे, तभी उसकी बायोलॉजी पता लगेगी। तो ये मिथ हैं बेसिकली जो ध्यान रखनी चाहिए और कैंसर अवेयरनेस बढ़ती रहनी चाहिए, जिससे कि इससे पूर्णतः
इलाज संभव हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपके बताने के बाद जो आज दर्शकों के सारे मिथ टूट गए होंगे। डॉक्टर मुकेश, मेरा आपसे प्रश्न है कि घातक और सौम्य स्तन गांठ के बीच में क्या अंतर होता है, और क्योंकि मैं दर्शकों की आज आवाज़ बनकर बात कर रही हूँ, कैसे अंतर कर सकती हूँ उनमें? देखिए, सबसे पहले जानने की बात है कि कैंसर की गांठ क्या होती है। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। इन कोशिकाओं में जब उत्परिवर्तन हो जाते हैं तो इनकी विभाजन की दर अनियमित हो जाती है। उसकी वजह से उन कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं, उसको हम गांठ बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। अब ये ट्यूमर दो टाइप से हो सकते हैं, एक बिनाइन और एक मेलिग्नेंट। जो सौम्य गांठ होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, और जब हम वो किसी चीज़ें फिक्स नहीं होती ब्रेस्ट में, स्तन में वो फिक्स नहीं होती, वो इधर उधर मूव करती रहती है, फ्रीली मूव करती है। आप उसको एग्जामिनेशन करते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में, तो वो मूव करेगी आराम से, इधर उधर फिक्स नहीं रहेगी, ना स्किन से ना अंडरलाइंग टिश्यूज से। जबकि मेलिग्नेंट होगी वो हार्ड होगी, लकड़ी के जैसे या पत्थर के जैसे बिल्कुल हार्ड होगी और फिक्स होगी, वो मूवमेंट नहीं होगा उसके अंदर। तो ऐसी गांठ को हमें डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। मेरा आपसे प्रश्न है डॉक्टर उमेश कि स्तन कैंसर के जो विभिन्न चरण होते हैं उनमें जीवित रहने की क्या संभावना है, क्योंकि कैंसर का मतलब आजकल लोग थोड़ा डर करके इसका अर्थ ये निकालते हैं कि अब जीवन बहुत कम बचा है या फिर अब इसके बाद मौत होगी, तो क्या संभावना है जीवित रहने की, वो आप बताइएगा। देखो, जीवित रहने की संभावना, कैंसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो हमारा फील्ड है उसमें कहा गया है कि 5 साल अगर कोई जीवित रह गया तो 99% है वो उसको दोबारा नहीं होगा कैंसर। 1% चांसेज हैं दोबारा हो सकता है स्तन कैंसर पर्सपेक्टिव से देखें तो हम। तो स्टेज 1 और 2 में मोर देन 95% चांसेज होते हैं कि वो दोबारा बीमारी नहीं आएगी, और 100 में से 95 से ज़्यादा लोग हैं जो 5 साल के बाद भी जीवित रहेंगे। स्टेज 3 के अंदर मोर देन 80 to 85% चांसेज होते हैं, और स्टेज 4 में 5 साल तक जीवित रहने के चांसेस, हालांकि वो क्योर नहीं हो सकती, मिटती नहीं है, लेकिन 5 साल या 5 साल से ज़्यादा जीवित रहने के चांसेस 25 से 30% रहते हैं। आपसे मेरा एक सवाल रहेगा डॉक्टर मुकेश कि कैंसर, क्योंकि स्तन कैंसर की अपन बात कर रहे हैं, स्तन कैंसर में लोगों को कितनी बार अनुवर्ती मूल्यांकन और जांच करानी चाहिए, क्या वो समय हो सकता है? जब हमारा ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में डॉक्टर के पास आना चाहिए। ये भी एक मिथ है कि ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया तो हम डॉक्टर को क्यों दिखाने जाएं, पर ये जो एग्जामिनेशन है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेस्ट कैंसर में। इसलिए लगातार ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में भी डॉक्टर को मिलना चाहिए, अपना जांच करवाते रहने चाहिए। ये तो हमने महिलाओं की बात करी, क्योंकि महिलाओं में बताया भी गया रिपोर्ट के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर होने की संभावना, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या पुरुषों को भी स्तन कैंसर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या उनके लक्षण हो सकते हैं, क्या जोखिम के कारक हो सकते हैं? देखिए, जोखिम के कारण तो पुरुषों में हम देखें तो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी हो सकता है। पहला, जैसे आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि अगर 100 ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में घूम रहे हैं तो एक मेल होगा, 99 फीमेल होगी। तो यानी 1% जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हैं वो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं। अब उनमें लक्षण की बात करें तो लक्षण सेम, दर्द रहित गांठ चेस्ट एरिया के अंदर उनके फील होगी, बगल में भी गांठ फील हो सकती है, और ज़्यादातर वो जो गांठ होगी वो फील करेंगे तो वो फील हार्ड पत्थर जैसी या लकड़ी की जैसी होगी। एंड अल्कोहल और स्मोकिंग, इनका सेवन अगर ज़्यादा होगा तो कैंसर का मेल में रिस्क बढ़ जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर उमेश, आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर मुकेश से भी मेरा प्रश्न है कि क्या स्तनपान से स्तन कैंसर का खतरा कम हो सकता है? स्तनपान से काफ़ी हद तक ब्रेस्ट कैंसर के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि स्तनपान से जब फीमेल्स स्तनपान कराती है उस टाइम उनका एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम होते हैं, जिससे बॉडी में ब्रेस्ट टिश्यूज़ का एक्सपोजर एस्ट्रोजन से बहुत कम होता है। इससे वो लॉन्ग टर्म में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है, ऐसे में हम चाहेंगे कि आप दोनों ही हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज दें। सबसे पहले मैं चाहूँगी डॉक्टर उमेश, आप हमारे दर्शकों को आज एक क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर हालांकि बड़ी बीमारी है, लेकिन अगर इसका जल्दी अवस्था में पता लगे तो इससे पूर्णतया निजात संभव है। मीन्स अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट क्योर है, क्योंकि कैंसर इज़ ए वर्ड नॉट ए सेंटेंस। थैंक यू।
और चाहूँगी डॉक्टर मुकेश आप भी एक खास मैसेज दीजिए जो कि आज जो कि कैंसर से पीड़ित होंगे या फिर जिन्हें डर है भविष्य में बीमारी ना हो जाए, उन्हें आज थोड़ा सा सुकून मिले आपके मैसेज से। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूँ, सब लोगों को वेट और एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, वेट मॉनिटरिंग, वेट कंट्रोल रखना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, जिससे कैंसर ही नहीं बाकी और बीमारियाँ जो हार्ट रिलेटेड है और भी जो उनका सबसे निदान मिलेगा। तो जैसा कि आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, स्तन कैंसर को लेकर के, जाना डॉक्टर से कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, इलाज किन किन पद्धतियों से किया जा सकता है और अंत में निकल कर यही आया कि कैंसर से घबराना नहीं है, कैंसर को हराना है, उससे हारना नहीं है। और आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।